बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्फेरिकल हीट कंडक्शन के बारे में स्टडी की और जिसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो किस में होता है? भाप इंजन में। क्योंकि भाप जो बनाई जाती है वो एक खोखले बेलनाकार पात्र के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि जो गोलाकार पात्र होता है वो बहुत ज़्यादा दाब सहन कर सकता है। क्योंकि भाप इंजन जो होता है उसमें जो पावर प्लांट के अंदर जो बॉयलर अपन काम में लेते हैं, भाप इंजन काम में लेते हैं, उसमें दाब जो रखा जाता है वो लगभग 250 एटीएम होता है। 250 वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा दाब सस्टेन कर सके, इसलिए ज़्यादातर जिस पात्र के अंदर एक तरह से भाप बनाई जाती है, ठीक है, वो किस शेप का होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाप इंजन बॉयलर जो होता है उसमें 450 डिग्री सेल्सियस पर 250 डिग्री सेल्सियस जो दाब होता है वहाँ पर जो भाप बनती है उसका जो पानी का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है? लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 450 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनती है और उस भाप को फिर कहाँ ले जाया जाता है? टरबाइन तक ले जाया जाता है, ठीक है। टरबाइन तक जब अपन लेके जाएंगे तो किसके द्वारा लेके जाएंगे? बेलनाकार पाइपों के द्वारा लेके जाएंगे। किसके द्वारा लेके जाएंगे बच्चों? बेलनाकार पाइपों के। तो अंदर जो ताप होगा, बेलन के अंदर जो ताप होगा वो तो भाप के ताप अर्थात 450 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा और बाहर जो ताप होगा वो वायुमंडलीय ताप के बराबर होगा। तो तापांतर के कारण क्या है कि त्रिज्य दिशा में ऊष्मा का चालन होगा। इसको अपन बोलते हैं बच्चों सिलेंड्रिकल हीट कंडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? सिलेंड्रिकल हीट कंडक्शन। और इसके लिए वही अपन को निकालना है कि ऊष्मा के चालन की दर का फॉर्मूला क्या होगा या ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा और इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी होगी। जैसे अपन ने देखा पट्टिका के अंदर जो टेम्परेचर प्रोफाइल आई थी अपने पास वो क्या आई थी? ऋणात्मक ढाल की सरल रेखा आई थी। और स्फेरिकल हीट कंडक्शन में अपन ने जब देखा तो टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी आई थी बच्चों? आयताकार अति परवलय आई थी। तो इस बेलनाकार ऊष्मीय जो चालन है इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी आएगी? एक तो अपन को वो देखना है और दूसरा क्या देखना अपन को? ऊष्मा के चालन की दर का फॉर्मूला क्या होगा और उसके आधार पर अपन क्या निकालेंगे? ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास सपोज करो कि ये एक बेलन है, इस बेलन की आंतरिक त्रिज्या जो है बच्चों वो R1 है। इस बेलन की आंतरिक त्रिज्या जो है वो R1 है और बाहरी जो त्रिज्या है वो R2 है। इस बेलन की लंबाई जो है वो L है। अंदर जो टेम्परेचर है वो T1 है और बाहर टेम्परेचर T2 है और T1 ग्रेटर देन T2 है। तो बच्चों ऊष्मा का जो चालन होगा इधर होगा और ये ऊष्मा के चालन की दर है। इसका ऊष्मीय जो प्रतिरोध है वो क्या है बच्चों? सॉरी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो K है। अब क्या करेंगे अपन? इसमें अपन क्या करते हैं, एक बेलनाकार अल्पांश लेते हैं। एक बेलनाकार अल्पांश लेंगे ऐसा, एक बेलनाकार अल्पांश लेते हैं जिसकी त्रिज्या x है और मोटाई जो है वो क्या है बच्चों? dx है, ठीक है। अब फोरियर इक्वेशन लगाएंगे अपन तो क्या कहेंगे? q डॉट इक्वल टू -KA इंटू dt/dx। ये अपन फोरियर इक्वेशन लगाएंगे। ऊष्मा के चालन की जो दर होगी
वो ऊष्मा प्रवाह के लंबवत क्षेत्रफल और ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। ये फूरियर लॉ लगाएंगे। अब बच्चों यहां क्या लिखूं मैं, माइनस के ए, इस अल्पांश का क्षेत्रफल लूंगा तो ये क्या बनेगा 2 पाई एक्स इंटू एल। बेलन की लंबाई अगर एल है तो 2 पाई एक्स 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई एक्स इंटू एल, और ये बन जाएगा बच्चों डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे अपन, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे। एक्स वाले टर्म को एक साइड में लेके जाएंगे और टेम्परेचर वाले टर्म को दूसरी साइड में रखेंगे। तो क्या कहूं मैं, या क्यू डॉट इंटू डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2 पाई के इंटू एल इंटू डी टी। एक बार तो बच्चों अपन जनरल इंटीग्रेशन करते हैं, और जनरल इंटीग्रेशन करके अपन क्या करेंगे, इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल निकालते हैं। तो क्या बनेगा, क्यू डॉट 1/x का समाकलन करेंगे तो log x बेस ई, और ये क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास माइनस 2 पाई के इंटू टी। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो दूरी के साथ लघुगणकीय रूप से बदलेगा। किस रूप से बदलेगा, लघुगणकीय रूप से बदलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसा होगा बच्चों, log x बेस ई होगा। ये कह सकता हूं नहीं कह सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो कैसी होगी बच्चों, लघुगणकीय होगी। कैसी होगी, लघुगणकीय होगी। इसकी जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो कैसी होगी बच्चों, लघुगणकीय टेम्परेचर प्रोफाइल होगी। अब अपन को तो ऊष्मा की चालन का दर का समीकरण चाहिए, तो यहां पर बच्चों अपन को लिमिट लगानी पड़ेगी, और क्या कहेंगे क्यू डॉट, और ये बनेगा log x बेस ई। कहां से कहां तक बच्चों, R1 से लेकर R2 तक। x की जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक स्टार्ट होगी, x R1 से लेकर R2 तक, और बराबर बनेगा माइनस 2 पाई के, और t लिमिट कहां से कहां तक होगी, t1 से लेकर t2 तक, और या q डॉट log R2 बेस ई माइनस log R1 बेस ई इक्वल टू माइनस 2 पाई के इंटू T2 माइनस T1, या Q डॉट इंटू log R2 बाई R1 बेस ई, Q डॉट log R2 बाई R1 बेस ई इक्वल टू 2 पाई के और T1 माइनस T2, या Q डॉट जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, 2 पाई के T1 माइनस T2 एक मिनट, कहाँ गड़बड़ हो गया, 2 पाई के एल भी आएगा, 2 पाई के एल। ये बच्चों प्रत्येक में 2 पाई के एल T2 माइनस T1, यहाँ भी एल आएगा, यहाँ भी एल आएगा, अपॉन log R2 बाई R1 बेस ई। और मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि जो Q डॉट होगा वो क्या बनेगा, T1 माइनस T2 अपॉन log R2 बाई R1 बेस ई अपॉन 2 पाई के एल इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन RT। तो बच्चों ये तो ऊष्मा के चालन की दर का समीकरण आ गया, और ऊष्मीय प्रतिरोध का समीकरण क्या आ गया, log R2 बाई R1 बेस ई अपॉन 2 पाई के एल। ये ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया, और टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी आ गई, लघुगणकीय होगी। टेम्परेचर प्रोफाइल लघुगणकीय होगी, ऊष्मीय प्रतिरोध log R2 बाई R1 बेस ई होगा अपॉन 2 पाई के एल। ठीक है।
अब बच्चों सारी चीज वैसे की वैसे ही, सारे कॉन्सेप्ट वैसे की वैसे लगेंगे, बस केवल ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला चेंज हो रहा है। जब स्फेरिकल हीट कंडक्शन है तो इस ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, सिलिंड्रिकल हीट कंडक्शन हो रहा है तो ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या है, बस यही है। और टेम्परेचर प्रोफाइल याद रखना, स्फेरिकल वाले में कैसी होती है, आयताकार अतिप्रवलय होती है, और सिलिंड्रिकल हीट कंडक्शन में कैसी होती है बच्चों, टेम्परेचर प्रोफाइल लघु गणकीय होती है। कैसी होती है, लघु गणकीय होती है। इनका केवल, ये जो लास्ट के दो केस मैंने बताए, इनका केवल आपको ऊष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला और टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी होती है ये याद करना है। बाकी जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो पट्टिका से ऊष्मा के चालन पर आधारित ही बनेंगे, ठीक है। आगे बच्चों अपन देखते हैं, एक प्रयोग है जिसको अपन बोलते हैं इंगनहोज प्रयोग। इंगनहोज प्रयोग क्या है? इंगनहोज प्रयोग ध्यान देना बच्चों, इस इंगनहोज प्रयोग में क्या है, यहां पर अपन क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में अपन क्या करते हैं, खोलता हुआ पानी भरते हैं। खोलता हुआ का मतलब उबलता हुआ पानी से मतलब है, यहां पे खोलता हुआ पानी भरते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें अलग अलग पदार्थों की छड़ों को, मोम से लेपित छड़ों को इस प्रकार रखते हैं। ये मोम से लेपित छड़ें हैं, अलग अलग पदार्थों की मोम से लेपित छड़ें हैं, जिनका एक सिरा जो होता है मुक्त होता है और दूसरा जो सिरा होता है इस खोलते हुए पानी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। सपोज करो ये जो पहली छड़ रखी गई उसकी ऊष्मीय चालकता K1 है, इसकी K2 है और इसकी क्या है, K3 ऊष्मीय चालकता है, ठीक है। और कुछ समय बाद अपन देखते हैं, जैसे 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद देखा तो अपन ने ये देखा गया कि ये जो छड़ें होती हैं इनमें अलग अलग लंबाई तक मोम पिघलती है। क्या देखा गया? अलग अलग लंबाई तक मोम पिघलती है। जैसे सपोज करो कि इसमें L1 लंबाई तक मोम पिघली, ये जिस लंबाई तक मोम पिघली वो L1 है। इसमें सपोज करो कि L2 लंबाई तक मोम पिघली और इसमें सपोज करो कि ये L3 लंबाई तक मोम पिघली, ठीक है। तो ये देखा गया कि K/L² की जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आती है, अर्थात जिस छड़ की ऊष्मीय चालकता ज्यादा होगी उसमें ज्यादा दूरी तक मोम पिघलेगी। K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² होगी। इस प्रयोग को अपन बोलते हैं इंगनहोज प्रयोग। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि K1/L1² इक्वल टू K2/L2² इक्वल टू K3/L3²। इस प्रयोग को बच्चों अपन बोलते हैं इंगनहोज प्रयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंगनहोज प्रयोग बोलते हैं। क्लियर?
बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो अक्सर पूछा भी जाता है, वो क्या है ये आप पहचानने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये बच्चों अपने पास एक पात्र है जिसमें ये खोलता हुआ पानी भरा गया है, ठीक है। ये मेरे पास एक पात्र है जिसमें क्या किया गया है, एक खोलता हुआ पानी भरा गया है, और अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक धात्विक छड़ फंसा देता हूं। इसका एक सिरा इसके अंदर होगा। सपोज करो कि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और इधर जो टेम्परेचर है, वायुमंडलीय ताप जो है फिलहाल सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या होगा, स्थायी अवस्था का क्या मतलब होता है और प्रारंभ में क्या होता है, इसमें से ऊष्मा के चालन की दर क्या सदैव नियत रहेगी या पहले ज्यादा होगी फिर घटेगी या फिर घटकर नियत हो जाएगी। इस छड़ के अलग अलग बिंदुओं के ताप के बारे में अपन क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा अपन को देखना है। बिल्कुल इस पर आधारित क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों जैसे अगर इस धात्विक छड़ के एक सिरे को मैंने खोलते हुए पानी में और दूसरे सिरे को मुक्त रखा, मैंने वातावरण में रखा जिसका टेम्परेचर सपोज करो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो होता क्या है कि प्रारंभ में आपको पता है प्रारंभ में तापांतर का मान अधिकतम है, ओवरऑल तापांतर अधिकतम है तो ऊष्मा के चालन की दर अधिक होगी। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है कि इस पूरी छड़ के अलग अलग बिंदुओं का जो ताप है वो बढ़ना चालू हो जाता है। इस छड़ के अलग अलग बिंदुओं का ताप बढ़ना चालू हो जाता है और इस सिरे का ताप भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होकर हो सकता है कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए और इसका टेम्परेचर इस टाइप से टेम्परेचर घटता रहेगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तो अब कुछ समय बाद क्या होगा कि इधर से ऊष्मा का चालन होगा और ऊष्मा क्या होगी, वातावरण में जाना चालू हो जाएगी। किसके द्वारा, संवहन के द्वारा भी चालू होगी। कंडक्शन तो हो ही रहा है। कुछ समय बाद क्या है कि इसके इस छड़ के विभिन्न बिंदुओं का जो ताप है वो समय के साथ नियत होगा, लेकिन अलग अलग बिंदुओं का ताप क्या होगा, समान होगा और इसमें क्या ताप प्रवणता क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। इसलिए ऊष्मा के चालन की दर क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। यानी प्रारंभ में ऊष्मा के चालन की दर अधिकतम होती है। ध्यान से समझना बच्चों, प्रारंभ में ऊष्मा के चालन की दर अधिकतम होती है, उसके बाद ऊष्मा के चालन की दर घटकर नियत हो जाती है। इसे स्थायी अवस्था कहते हैं और स्थायी अवस्था में इस छड़ के विभिन्न बिंदुओं का ताप अलग अलग होगा। छड़ के विभिन्न बिंदुओं का ताप समान नहीं होगा। अगर विभिन्न बिंदुओं का ताप समान ही हो जाता तो फिर तो ऊष्मा का प्रवाह ही रुक जाएगा। अरे ऊष्मा का प्रवाह नियत होने के बजाय क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह तो रुक जाएगा। जब तापांतर ही नहीं है तो क्या होगा, तापांतर होगा, यानी अलग अलग बिंदुओं का ताप क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। इसे अपन बोलते हैं स्थायी अवस्था, स्टडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा इसके बारे में, 2-3 पॉइंट मेरे को कहने हैं कि प्रारंभ में ऊष्मा के चालन की दर अधिकतम होगी, प्रारंभ में ऊष्मा के चालन की दर अधिकतम होगी तथा बाद में घटकर नियत हो जाती है। इसे स्थायी अवस्था कहते हैं। इसे स्थायी अवस्था कहते हैं। स्थायी अवस्था में
स्थायी अवस्था में छड़ के विभिन्न बिंदुओं का ताप अलग अलग होगा, परंतु समय के साथ नियत रहेगा। ये पॉइंट आपको बच्चों इसके बारे में ध्यान रखने हैं। क्लियर? अब बच्चों अपने एक आर्टिकल देखते हैं और वो है किसी तालाब की सतह पर बर्फ का जमना, और किसी तालाब की सतह पर बर्फ के जमने में कितना समय लगेगा। बर्फ की पट्टिका जो जमेगी सतह पर, उसकी मोटाई x1 से लेके x2 तक होने में कितना समय लगेगा, या 0 से x मोटाई की परत जमने में कितना समय लगेगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तालाब की सतह पर बर्फ की पट्टिका जमने में लगा समय। तालाब की सतह पर बर्फ की पट्टिका जमने में लगा समय। ध्यान देना बच्चों, सपोज करो कि ये मेरे पास ये तालाब है, और इसकी सतह पर x मोटाई की एक पट्टिका बनी हुई है, और इसकी मोटाई में मैं dx वृद्धि करने में d समय लगता है। ये इसकी मोटाई में वृद्धि कितनी कर रहा हूं मैं, dx, और इसमें जो समय लग रहा है वो d समय लगता है। सपोज करो, मान लेते हैं कि वातावरण का ताप जो है वो -T डिग्री सेल्सियस है, और पानी का ताप आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमना चालू होगी। तो क्या होगा कि ये बर्फ, ये जो पानी है वो क्या करेगा, ऊष्मा त्यागेगा, और ऊष्मा का प्रवाह इधर होगा। इस पट्टिका से जो ऊष्मा जाएगी वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा बाहर जाएगी, चालन के द्वारा बाहर जाएगी। क्यों ऐसा ही होगा? और जो ऊष्मा जाएगी वो बर्फ के जमाने के काम में आएगी। ऊष्मा त्यागेगा, उसके कारण बर्फ जमेगी। तो आप क्या कहेंगे, यानी फूरियर का नियम लगाएंगे तो -KA इंटू dt/dx, ये किसके बराबर होगा बच्चों, m इंटू LF के बराबर होगा। लेकिन ये ऊष्मा के चालन की दर है और ये है ऊष्मा है, इसलिए बच्चों d से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, d, जहां पे टो क्या है, यहां पे टाइम है, क्योंकि ये भी ऊष्मा के चालन की दर होनी चाहिए। ऊष्मा के चालन की दर को ही अपन बराबर बच्चों कर सकते हैं। या जनरल अगर मैं देखता हूं तो क्या बनेगा, ये जनरल फॉर्मूला लिखना आपको, के ए dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अरे -T और 0 का जो डिफरेंस देंगे t हो जाएगा, अपॉन dx इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, m की जगह a इंटू एक्स इंटू रो। मान लेते हैं कि इसका काट क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है ऊष्मा प्रवाह के लंबवत जो क्षेत्रफल है बच्चों क्या है, a है, तो a इंटू एक्स आयतन आ जाएगा और घनत्व से गुणा करते ही द्रव्यमान आ जाएगा, इंटू LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू d।
ए से बच्चों ए कैंसिल हो जाएगा और डी टो जो बनेगा वो क्या बनेगा, रो एल एफ अपॉन के टी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब बच्चों टोटल मेरे को टाइम चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और टो इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, रो एल एफ अपॉन के टी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और कुल मिला के टो इज इक्वल टू आ गया रो एल एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 KT। ये बच्चों अपने पास आ गया एक्स मोटाई की परत जमने में लगा समय। अब यदि आपको यह कहा जाता पट्टिका की मोटाई को x1 से x2 तक बढ़ने में लगा समय, पट्टिका की मोटाई को x1 से x2 तक बढ़ने में लगा समय, तो बराबर क्या होता है बच्चों, यहां पे इंटीग्रेशन अपन करेंगे रो एल एफ अपॉन 2 KT और ये बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक, x1 से लेके x2 तक और ये आ जाएगा रो एल एफ अपॉन 2 KT और x2 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये टाइम आ जाएगा बच्चों। यहां ध्यान देने वाली बात है कि टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा। अगर मान लो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि मान लो पहले तालाब की सतह पर 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनी हुई है, अगर मान लो मैं इस 1 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 2 सेंटीमीटर की परत बनाना चाहता हूं, जैसे 1 सेंटीमीटर की परत बनने में सपोज करो 2 घंटे का समय लगा, तो इसकी मेरे को 2 सेंटीमीटर मोटाई की परत बनाने में क्या 4 घंटे लगेगा या कुछ ज्यादा लगेगा? निश्चित रूप से समय ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो टो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर के समानुपाती है। कुल मिला के अगर पहले से 1 सेंटीमीटर जमने में 2 घंटे का समय लग रहा है, तो निश्चित है कि उसकी मोटाई को 1 सेंटीमीटर और बढ़ाने में जो समय लगेगा वो निश्चित है कि 2 घंटे से तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप समय निकालेंगे कि कितना लगेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये है तालाब की सतह पर बर्फ की पट्टिका जमने में लगा समय। ठीक है, संवहन स्टार्ट करने, ये बच्चों आपके कंडक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन संवहन आगे जो ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि स्टार्ट करने से पहले अपन इसमें एक दाब ताप अवस्था सूचक आरेख और देखते हैं, पानी के लिए और CO2 के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा है इस वीडियो लेक्चर में, तो बीच में अपन इस टॉपिक को डिस्कशन कर लेते हैं। तो आगे बच्चों अपन देखते हैं दाब ताप अवस्था सूचक आरेख। दाब ताप अवस्था सूचक आरेख और पीटी कर्व। पीटी कर्व देखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। तो बच्चों पहला जो कर्व अपन ये देखते हैं वो देखते हैं पानी के लिए। ठीक है, तो बच्चों पानी के लिए जब अपन पीटी वक्र देखते हैं तो ये वक्र कुछ ऐसा आता है। ये बच्चों O, A, B और C, ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है। यहां पर ये जो अवस्था है बच्चों वो है ठोस अवस्था को बताता है, ये बच्चों बताता है द्रव अवस्था को, और ये बताता है
गैस अवस्था को। बच्चों ये जो AB वक्र है इसको अपन बोलते हैं गलन वक्र। क्या बोलते हैं? गलन वक्र बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? वह वक्र जिस पर द्रव्य की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होती हैं क्या कहलाता है बच्चों? गलन वक्र कहलाता है। और ये जो बच्चों AC वक्र है ये कहलाता है वाष्पन वक्र, वेपोराइजेशन कर्व कहलाता है। वह वक्र जिस पर द्रव्य की द्रव तथा वाष्प अवस्थाएं, गैस की जगह इसको वाष्प कहें, द्रव्य की द्रव तथा वाष्प अवस्थाएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होती हैं क्या कहलाता है बच्चों? वाष्पन वक्र कहलाता है। और ये वक्र जो है वह वक्र जिस पर द्रव्य की ठोस व वाष्प अवस्थाएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होती हैं क्या कहलाता है? ऊर्ध्व पातन वक्र, सब्लिमेशन कर्व कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कर्व कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, ये जो A बिंदु होता है इसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। वह बिंदु या वह ताप, वह बिंदु जिस पर द्रव्य की ठोस, द्रव तथा वाष्प तीनों अवस्थाएं ऊष्मीय साम्यावस्था में होती हैं क्या कहलाता है बच्चों? त्रिक बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु कहलाता है। अब 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान देने वाली बात है। पानी का त्रिक बिंदु, पानी का त्रिक बिंदु होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन। अब बच्चों यहां पर कई बार प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये 273.16 कैसे हो गया, क्योंकि अपन ने तो ये कहा था कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। वास्तव में 273 केल्विन नहीं होता है, 273.15 केल्विन होता है। लेकिन इस 0.15 को अपन जनरली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बच्चों यहां इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 0.01 की तुलना में 0.15 को इग्नोर कैसे किया जा सकता है? इसलिए बच्चों ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 273.16 ही करना है, 273.01 मत कर देना, क्योंकि वो भी ऑप्शन में होगा। तो पानी का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब ध्यान देना बच्चों, ठोस का गलनांक जो होता है वो गलन वक्र से डिसाइड किया जाता है। गलनांक किससे डिसाइड किया जाता है? गलन वक्र से डिसाइड किया जाता है। और क्वथनांक डिसाइड किया जाता है वाष्पन वक्र से। तो बच्चों यहां ध्यान देना, मैं अगर यहां देखना चाहूं इस दाब पर गलनांक जो आ रहा है वो ये आ रहा है, और दाब को बढ़ाता हूं तो गलनांक ये टेम्परेचर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा। हो रहा नहीं हो रहा? जब दाब कम था तो गलनांक ज्यादा आ रहा था टेम्परेचर, जब दाब बढ़ाया तो गलनांक घट गया। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई अपने पास? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अब क्वथनांक के बारे में बात करें तो यहां से वाष्पन वक्र से देखेंगे, या इस दाब पर क्वथनांक कितना है, और जैसे ही मैंने दाब बढ़ाया तो क्वथनांक बढ़ गया। तो क्या कहेंगे? दाब बढ़ाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट को जो यूज किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट का यूज भाप इंजन में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, और अपने घर जो खाना पकाने का, सब्जी बनाने का जो प्रेशर कुकर होता है, इस कुकर में भी इसी प्रिंसिपल को यूज किया जाता है। तो बच्चों अपने पास जो कुकर होता है इसमें जो दाब होता है लगभग 2.5 ATM के करीब रखा जाता है, और ऐसा करने पर पानी का जो क्वथनांक है
वो बढ़कर लगभग 130 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों, कुकर में सब्जी पकाना ज्यादा आसान होता है बजाय खुले बर्तन में। क्यों? क्योंकि खुले बर्तन में तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए उसके अंदर जो स्टोर्ड हीट है, उसके अंदर जो संचित ऊष्मा है वो कम होगी, क्योंकि ऊष्मा के कारण तो पकता है। भाई सब्जियां जो पकेंगी वो किसके कारण पकेंगी? ऊष्मा के कारण, और ऊष्मा होती है ms डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा कम होगा, इसमें डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें 100 माइनस समथिंग करेंगे और उसमें 130 माइनस समथिंग करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? इसी टाइप से अब आपको यह पता है कि जैसे 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 ऊंचाई पर अपन जाते हैं तो दाब चरघातांकी रूप से घटता है। ध्यान देना बच्चों, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे जैसे अपन पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो श्योर है कि दाब घटता है, लेकिन किस रूप में घटता है? चरघातांक के रूप में घटता है। इसलिए हिमालय पर ऊपर चोटी पर अगर एवरेस्ट पे जाके दाल पकाएं तो बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि दाब के घटने के कारण क्या हो जाएगा? क्वथनांक कम हो जाएगा, और क्वथनांक कम हो जाएगा तो दाल पकाना उतना ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार कहते हैं पहाड़ों पर दाल पकाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दाब कम होगा, दाब कम होगा तो क्वथनांक घटेगा, और क्वथनांक घटेगा तो क्या होगा? उसके अंदर जो स्टोर्ड हीट है वो घट जाएगी, इसलिए दाल मुश्किल से पकेगी। अब बच्चों अपन बॉयलर के बारे में बात करें, भाप इंजन के बारे में बात करें, तो प्रेशर मैंने अभी बताया था कि 250 atm तक प्रेशर रखा जाता है, और उस समय जो क्वथनांक होता है पानी का वो लगभग 450 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस कॉन्सेप्ट का उपयोग किसमें किया जा रहा है बच्चों? भाप इंजन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये पानी के लिए दाब ताप अवस्था सूचक आरेख था, जिसके बारे में आपको ये पॉइंट्स बच्चों ध्यान रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है। लेकिन बच्चों अगर मैं CO2 के लिए वक्र देखता हूं, किसके लिए? CO2 के लिए अगर मैं PT वक्र देखूं तो यह वक्र कुछ अलग टाइप का होता है। यह वक्र बच्चों ऐसा वक्र होता है, तो ये यहां पर वही त्रिक बिंदु होगा। ठीक है, ये वो ठोस अवस्था होगी, ये बच्चों द्रव होगी, और ये वही वाष्प अवस्था होगी, और ये त्रिक बिंदु होगा। लेकिन ध्यान देना बच्चों, ये गलन वक्र है, ये वाष्पन वक्र है, ये ऊर्ध्वपातन वक्र है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में देखो, अगर मैं दाब बढ़ाता हूं तो गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बढ़ेंगे। तो CO2 का दाब बढ़ाने पर गलनांक और क्वथनांक दोनों ही बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, किसके लिए पूछ रहा है? पानी के लिए पूछ रहा है, CO2 के लिए। तो CO2 का दाब बढ़ाने पर गलनांक तथा क्वथनांक दोनों ही बढ़ते हैं। ध्यान रखना बच्चों, गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चों अपन एक टर्म और आती है, वो कहलाती है पुनर्हिमापन, रिफ्रीजिंग। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। पुनर्हिमापन और रिफ्रीजिंग। पुनर्हिमापन
और रीफ्रीजिंग। तो देखो क्या करते हैं बच्चों, सपोज करो कि ये मेरे पास एक बर्फ की सिल्ली ली मैंने, ध्यान से समझना है, और ये दो आधारों पर टिकी हुई है। अब मैं क्या करता हूं, तार लेता हूं और उसके दोनों सिरों से कुछ पिंड लटका देता हूं और इसके ऊपर से गुजारता हूं इसको इस टाइप से। ये कुछ वेट लटके हुए हैं। अब बच्चों क्या है कि जैसे ही ये तार इसके संपर्क में आएगा तो निश्चित रूप से यहां पर दाब बढ़ेगा, वायुमंडलीय दाब तो है ही। अब आपको पता है तार पर इन वेट के कारण नीचे की ओर बल लग रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, F/A। यहां पर दाब बढ़ेगा, जैसे ही दाब बढ़ेगा तो यहां पर गलनांक घट जाएगा। जैसे ही गलनांक घटेगा तो यहां से बर्फ पिघलेगी और ये तार नीचे जाता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही तार यहां पर आ गया तो दाब फिर ऊपर तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो वापस बर्फ जम जाती है। तो तार क्या होता जाएगा, नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा और ऊपर से बर्फ वापस जमती रहेगी और एंड में तार नीचे निकल के गिर जाएगा और बर्फ की सिल्ली वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। इस घटना को बच्चों क्या बोलते हैं अपन, पुनर्हिमापन। एक बच्चों टर्म आती है, वो आती है पानी का असंगत प्रसार। पानी का असंगत प्रसार। इन जनरल बच्चों अपन को यह पता होता है कि अगर मैं आयतन और ताप के बीच में वक्र खींचूं तो जैसे जैसे इन जनरल ताप बढ़ाते हैं, ध्यान देना बच्चों, ताप बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ता है। लेकिन पानी के केस में क्या होता है कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो ताप बढ़ाने पर पहले आयतन घटता है और फिर आयतन बढ़ता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन जो है बच्चों क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो आयतन होता है वो मिनिमम होता है। और यदि मैं घनत्व का ताप के साथ वक्र खींचूं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जब आयतन न्यूनतम हो गया तो घनत्व क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अगर मैं पानी के घनत्व के बारे में वक्र खींचूं, घनत्व का अगर मान लो ताप के साथ वक्र खींचूं तो बच्चों ये कुछ इस टाइप का वक्र आएगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होता है। बच्चों इसे कहते हैं पानी का असंगत प्रसार। और इस पानी के असंगत प्रसार के कारण ही क्या होता है कि पूरा तालाब कभी भी एक साथ जमता नहीं है, और यही कारण है कि तालाब के ऊपर बर्फ जम जाती है, इसके बावजूद भी उसके अंदर मछलियां क्या बनी रहती हैं, जीवित बनी रहती हैं। क्योंकि नीचे का जो ताप होगा, घनत्व ज़्यादा होगा तो ठंडा पानी नीचे जाएगा और 4 डिग्री नीचे का जो ताप रहेगा पेंदे पर वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा, ठीक है। और उसके कारण पानी जम नहीं पाएगा, और पानी नहीं जमने के कारण मछलियां वगैरह जो हैं या समुद्री जीव हैं वो बच्चों सुरक्षित बने रहेंगे, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट इस वीडियो लेक्चर में आपके कंडक्शन जो है वो हर टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन क्या करेंगे, कंडक्शन पर आधारित ऊष्मा संचरण की दूसरी विधि पढ़ेंगे, कन्वेक्शन, और फिर पढ़ेंगे अपन तीसरी विधि, रेडिएशन, ठीक है। कन्वेक्शन आपके बिल्कुल छोटा सा है, लगभग 20 लाइन का है कन्वेक्शन, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद अपन रेडिएशन पे आएंगे, ठीक है।